नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है, जिसे हमने अर्जुना पब्लिकेशन की बुक से ही पढ़ा था। तो वहीं से हम जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को भी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं करंट अफेयर का वेटेज क्या होता है। तो देखिए, करंट अफेयर का वेटेज जो है प्रीलिम्स एग्जाम में क्या रहता है। तो देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, जो डायरेक्ट करंट अफेयर से ही रिलेटेड रहेगा। तो इसका वेटेज अगर देखें तो कितना नंबर हो जाएगा, लगभग 15 नंबर के आसपास के जो है नेशनल इंटरनेशनल आएगा। और सेम ऐसी जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का भी 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, अर्थात 15 मार्क्स का वेटेज जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का रहता है। तो दोनों का एड करके कितना हो गया, लगभग 30 मार्क्स का जो है करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ये 30 से कभी कभी जो है 40 भी हो जाता है। तो करंट अफेयर का वेटेज जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो करंट अफेयर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी सब्जेक्ट है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर को। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर हमने कंप्लीट किया था, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें 5 वीडियो में अर्जुना पब्लिकेशन का जो मैगजीन आता है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का, उसे कंप्लीट कर दिया गया है। उसी प्रकार हम अब इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर अर्जुना पब्लिकेशन की बुक से ही पढ़ेंगे। इसे भी हम जो है बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक इस बुक में शामिल है। तो सबसे पहला है चर्चित व्यक्तित्व दिया गया है, चर्चित स्थल दिया गया है, चर्चित सम्मेलन, संवैधानिक चर्चाएं, पुरस्कार, चर्चित अभियान, चर्चित रिपोर्ट, अर्थव्यवस्था संबंधित करंट अफेयर, परियोजनाएं, चर्चित योजनाएं, अंतरिक्ष से संबंधित, खेल, पर्यावरण, विविध और नवीन नियुक्तियां। तो इन सभी टॉपिक को हम जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं चर्चित व्यक्तित्व, जो अभी के पर्सनालिटी जो फेमस रहे हैं इस वर्ष में, उन सभी को पूरे जनवरी से लेकर के अभी दिसंबर 2024 तक के जो भी व्यक्ति जो चर्चा में रहे हैं उन सभी के संबंध में यहाँ दिया गया है, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो चर्चित व्यक्तित्व में सबसे पहले दिया गया है जस्टिस संजीव खन्ना के संबंध में। तो देखिए, तो जस्टिस संजीव खन्ना के संबंध में चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है संजीव खन्ना भारत के 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो भारत के कौन से क्रम के हैं पूछा जाए, 91वें क्रम को याद रखना है आपको। मुख्य न्यायाधीश बने हैं, अर्थात इन्हें क्या कहा जाता है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनसे पहले कौन थे, तो 50वें नंबर के कौन थे आपको याद रखना है। तो 50वें नंबर के थे डी.वाई. चंद्रचूड़। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, इनके द्वारा स्थान लिया गया है। देखिए, 91वें क्रम के हो गए संजीव खन्ना। राष्ट्रपति द्वारा संजीव खन्ना को सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो याद रहेगा आप लोगों को कि नियुक्ति किया जाता है इनका राष्ट्रपति द्वारा। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक के नियमित रहेगा। 10 नवंबर 2024 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त होता है, 10 नवंबर 2024 को, क्योंकि इनका जो है 65 वर्ष के कार्यकाल रहता है। तो देखिए, भारत के सीजीआई का जो कार्यकाल रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो जो है 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक के रह सकते हैं। यह जो है उनके अधिकतम उनके कार्यकाल अवधि होता है किसी न्यायाधीश का जो है सीजीआई रहने का। तो 65 वर्ष की आयु जो है 10 नवंबर को कंप्लीट कर लिया गया डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा, इसलिए जो है उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। अब नए इसके पूर्ण होने के पश्चात इनकी नई नियुक्ति किया जाता है। देखिए, इनके पहले जो न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़, तो चंद्रचूड़ के कार्यकाल में राम जन्मभूमि मंदिर, आर्टिकल 37, वन रैंक वन पेंशन, मदरसा मामला, सबरीमाला मंदिर विवाद, चुनावी बॉन्ड की वैधता, ईवीएम मशीन, नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिक जनसंख्या रजिस्टर, एनआरसी जैसे चर्चित मामलों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए थे। तो इनसे पहले के जो न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके न्यायालय में जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उनका नाम यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे संवैधानिक जो चर्चाएं हैं उस चैप्टर में हम देखेंगे कि और कौन कौन से जो निर्णय विवाद हैं वो जो है इस वर्ष चर्चा में रहेंगे। तो चलिए, उसके बाद दूसरे व्यक्ति देखते हैं संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा कौन है, तो ये जो है 26वें क्रम के आरबीआई गवर्नर बने हैं। तो 25वें क्रम के आरबीआई गवर्नर का नाम आपको पता है, शक्तिकांत दास। तो ये 25वें नंबर के थे, उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 26वें क्रम के आरबीआई गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। तो 11 दिसंबर 2024 में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार ग्रहण किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने से पूर्व यह वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्य करते थे। तो वित्त
मंत्रालय के राजस्व सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे संजय मल्होत्रा। उन्हें ही क्या बनाया गया है, आरबीआई का 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत दास। इनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था 10 दिसंबर 2024 को, इसीलिए 11 दिसंबर को इन्हें नया नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को गवर्नर। ये दूसरे व्यक्ति हो गए। अब तीसरे देखिए, के सी वेणुगोपाल। तो केशव वेणुगोपाल कौन बने हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। तो लोक लेखा समिति जो है संसद की एक प्रमुख समिति है, संसद का एक प्रमुख समिति है जिसके अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है, विपक्ष के किसी नेता को बनाया जाता है। तो विपक्ष के जो भी कोई नेता को ही चुना जाता है अध्यक्ष के रूप में लोक लेखा समिति का। तो देखिए के सी वेणुगोपाल, तो के सी वेणुगोपाल जो है वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है के सी वेणुगोपाल। इन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए सत्र के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष घोषित किया है। लोक लेखा समिति के संबंध में जान लीजिए, यह एक संसदीय समिति है जिसमें अध्यक्ष सदैव विपक्ष से चुना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विपक्ष से ही चुना जाता है। इस समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य हो गए, देख सकते हैं आप, टोटल 22 सदस्य होते हैं किसमें, लोक लेखा समिति में। 15 सदस्य कहां से रहेंगे, लोकसभा से, और 7 सदस्य कहां से रहेंगे, राज्यसभा से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो है, अब सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं उन्हें दिया गया है यहाँ। तो सबसे इन तीनों का नाम एक साथ आपको याद रखना है। अमरप्रीत सिंह, तो सबसे पहले देख लीजिए नाम, अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी। तो तीनों का नियुक्ति जो है इसी वर्ष किया गया है 2024 में। नए तीनों सेना प्रमुख जो है नए नियुक्त किए गए हैं। तो अमरप्रीत सिंह यह जो है वायुसेना प्रमुख है, एयर चीफ मार्शल। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख है, आर्मी चीफ है। इनका क्रम भी पूछा जाता है तो क्रम भी याद रखेंगे। तो देखिए क्रम भी आप एक साथ याद रखेंगे। सबसे ज्यादा किनका है, थल सेना प्रमुख। 30वां क्रम थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, और वही वायु सेना प्रमुख जो है 28वें क्रम के है अमरप्रीत सिंह, और 26वें क्रम के है नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इनका क्रम भी याद रखेंगे। इनका नियुक्ति जो है 30 सितंबर 2024 को किया गया है अमरप्रीत सिंह जी का। भारत के नवीनतम वायुसेना प्रमुख के पदभार पर ग्रहण करें। इनसे पूर्व जो एयर चीफ थे उनका नाम है विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी का स्थान लिए हैं अमरप्रीत सिंह। इतना आपको याद रखना है इनके संबंध में। अब देखिए दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख है 26वें क्रम के। इनकी नियुक्ति जो है कब किया गया, 30 अप्रैल 2024 से। पूर्व नौसेना प्रमुख कौन थे, आर हरिकुमार इनके जो है स्थान पे लिए गया है। आर हरिकुमार का स्थान ग्रहण किए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल त्रिपाठी पूर्व में नौसेना उप प्रमुख थे। तो ये नौसेना के पहले उप प्रमुख थे, उन्हें ही प्रमोट करके दिनेश कुमार त्रिपाठी को ही नौसेना प्रमुख बना दिया गया है, जो 26वें क्रम के हुए हैं। उसके बाद देखिए उपेंद्र द्विवेदी, ये 30 जून 2024 को पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज सिंह पांडे। तो मनोज सिंह पांडे जो है इनसे पहले थल सेना के अध्यक्ष थे। उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात नवीन पद ग्रहण किया है। उपेंद्र द्विवेदी इससे पूर्व उप सेना प्रमुख पद पर कार्यरत थे। तो वे भी जो है उप सेना प्रमुख थे, थल सेना के उप सेना थे। उन्हें ही जो है मनोज पांडे जी के स्थान पर जो है 30वां क्रम के थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे तीनों जो है इस बार नए नियुक्त किए गए हैं, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो तीनों का याद रखना है, नाम याद रखना है, क्रम याद रखना है, किनके जगह में ये जो है किनका स्थान लिया है उसे भी याद रखना है। चलिए अब आगे देखिए। अब ये जो है और सशस्त्र बल है उनके जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं उन्हें भी दिया गया है यहाँ। तो देखिए अभी कौन कौन से हैं, कहाँ के प्रमुख हैं। तो सबसे पहले दिया गया है अमृत मोहन प्रसाद। तो अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक अर्थात एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, उसके महानिदेशक है अमृत मोहन प्रसाद। सितंबर 2024 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा इन्हें नियमित महानिदेशक का पदभार दिया गया है। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक नियमित रहेगा। तो याद रखेंगे आप, एसएसबी के नए प्रमुख महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं अमृत मोहन प्रसाद, एसएसबी अमृत मोहन प्रसाद। अब अगला देखिए राजविंदर सिंह भट्टी। तो राजविंदर सिंह भट्टी ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे क्या कहते हैं सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। इन्होंने सीआईएसएफ की प्रथम महिला निदेशक नीना सिंह का कार्यभार संभाला है। तो देखिए नीना सिंह, पिछले बार जो है प्री के एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछा गया था कि सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई हैं। तो पिछले वर्ष ही नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी थी, उन्हीं का कार्य संभाला गया है। कार्यभार काल समाप्त होने के पश्चात नए सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। तो ये आप इनका भी नाम याद रखेंगे, इसी वर्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला देखिए बी श्रीनिवासन एनएसजी के प्रमुख बने हैं महानिदेशक। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
जिसे एनएसजी कहते हैं, उसके ब्लैक कैट कमांडो, तो ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो, इसके महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं बी श्रीनिवासन को। इनका कार्यकाल 2027 तक के लिए रहेगा। तो इतना आपको याद रखना है, सशस्त्र बलों के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इन 6 को आपको याद रखना है। अब अगले चलिए, अगला है के संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति कौन है? तो इन्हें जो है भारत के नए कैग है, तो नवीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं के संजय मूर्ति। तो चलिए देख लेते हैं। 20 नवंबर 2024 को भारत के नवीन नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला गया है। वे 15वें क्रम के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे, तो इनका भी क्रम याद रखना है 15वें। इससे पहले जो 14वें क्रम के थे उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनसे पूर्व जो है कैग थे गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग आपको भारतीय संविधान में दिया है, तो संवैधानिक पद है जिसमें 148 आर्टिकल 148 में जो है कैग का पद दिया गया है। ठीक, तो यह जो है अभी याद रखेंगे। इस वर्ष जो है नए कैग नियुक्त किए गए हैं के संजय मूर्ति को। अगला है उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख है 30वें क्रम के थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। इन्हें जो है एक सम्मान दिया गया है, इसलिए जो है चर्चे में है। तो भारत के थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि, तो नेपाली सेना जनरल की मानद उपाधि है ऑनर टाइटल, प्रदान किया गया है। नवंबर 2024 में यह सम्मान समारोह नेपाली राष्ट्रपति भवन काठमांडू में आयोजित किया गया था। तो नेपाल की ओर से जो है वहां के नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दिया गया है, ऑनर टाइटल से इन्हें नवाजा गया है। तो याद रखेंगे उपेंद्र द्विवेदी जो है क्या है? 30वें क्रम के हमारे भारत के थल सेना प्रमुख है। अगला देखिए मोहना सिंह। तो मोहना सिंह अभी बहुत चर्चे में रही हैं। तो मोहना सिंह चर्चे में क्यों है आप देख सकते हैं। आप वायुसेना में स्क्वाड लीडर मोहना सिंह भारत के तेजस लड़ाकू विमान के समूह में शामिल किया गया है। तो देखिए मोहना सिंह चर्चा में इसलिए है कि जो तेजस लड़ाकू विमान उसको चलाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तो मोहना को याद रखेंगे, मोहना सिंह यह तेजस के स्क्वाड में शामिल होने वाली प्रथम महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो प्रथम महिला लड़ाकू पायलट है तेजस वाले ग्रुप में। तो तेजस लड़ाकू विमान है, उसे चलाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ठीक, तो इतना याद रखेंगे। मोहना सिंह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी अगर महिला नए पहली बार बन रहे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसे याद रखना है आपको। अगला देखिए अतिशी। तो अतिशी क्यों प्रसिद्ध है? अभी ये जो है दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी। तो देखिए सितंबर 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के पश्चात उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा आम आदमी पार्टी के से अतिशी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो अतिशी जो है अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। दिल्ली में शीला दीक्षित सुषमा स्वराज के पश्चात जो है ये तीसरे क्रम की महिला मुख्यमंत्री है। तो इनसे पहले भी 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शीला दीक्षित पहली और दूसरी सुषमा स्वराज। तो ये तीसरी क्रम की महिला मुख्यमंत्री हैं। अतिशी मारलेना ब्रह्म प्रकाश यादव के पश्चात दिल्ली की दूसरी सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। तो कौन है? बिकम दिल्ली सेकेंड यंगेस्ट सीएम। तो दूसरी सबसे युवा मुख्यमंत्री है, सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री दिल्ली के हुए हैं ब्रह्म प्रकाश यादव। देखिए अब अगला है नोएल नवल टाटा। तो नोएल नवल टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा के निधन के पश्चात नोएल को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बन गए हैं नोएल नवल टाटा। ये जो है टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन हैं। देखिए तो अब ये हो गया जो है हमारे भारत में जो चर्चित व्यक्तित्व रहे उन्हें देख लिए। अब देखिए आगे दिया गया है इसी में फोर्ब्स। तो फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट जारी किया गया है। तो फोर्ब्स मैगजीन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छपने वाला बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन है। तो फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं का जो है लिस्ट जारी किया जाता है। उसमें टॉप 100 महिलाओं में जो है हमारे भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं देखेंगे। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वीमेन कैटेगरी में जो है टॉप 100 में भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स। तो बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के द्वारा विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इस वर्ष भारत की 3 महिलाएं शामिल किए गए हैं। इस सूची में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर को स्थान दिया गया है। तो पहले स्थान पे हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर। तो इन्हें जो है प्रथम स्थान दिया गया है। और वहीं देखिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6वीं बार फोर्ब्स मैगजीन की ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो सीतारमण जो है भारत की वित्त मंत्री है, उन्हें 28वां रैंक प्राप्त हुआ है इसी फोर्ब्स के मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में। ठीक, तो ये 6वीं बार हो गया इनका, लगातार 6वीं बार जो है ये
इस मैगजीन में इनका नाम देखने को मिला है। और वही देखिए 81वें स्थान पे जो है सीईओ है एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ रोशनी नडार मल्होत्रा को शामिल किया गया है 21वें रैंक में। वही 82वें रैंक में किरण मजूमदार को शामिल किया गया है, जो चेयरपर्सन है बाइकॉन कंपनी की चेयरपर्सन है। तो ये जो है 3 महिलाएं भारत की हैं जो टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में शामिल हैं। अब देखिए वर्ष में चर्चित और अन्य प्रमुख व्यक्तित्व जो है भारतीय स्तर पर कौन कौन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व्यक्ति रहे हैं उन्हें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले ये सतीश कुमार। तो सतीश कुमार चर्चा में क्यों रहे हैं? अगस्त 2024 में भारत सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड का नवीन अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अर्थात सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नवीन अध्यक्ष और सीईओ जो है सतीश कुमार हो गए हैं। अब अगला देखिए प्रीसा टापरे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा बनी है प्रीसा टापरे। वही दूसरा सिद्धार्थ अग्रवाल, यह जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले भारत के सबसे उम्र दराज 49 वर्ष के व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। उसके बाद देखिए जिया राय है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की सबसे तेज व कम उम्र की पैरा तैराकी बनी है। तो पैरा तैराकी याद रखेंगे जिया राय। अगला देखिए काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी है काम्या कार्तिकेयन। समीर शाह क्यों चर्चा में है? तो देखिए समीर शाह जो है भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, आप जानते ही होंगे बीबीसी न्यूज आता है, बीबीसी न्यूज ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं समीर शाह। तो समीर शाह जो है अध्यक्ष बने हैं बीबीसी के। अगला देखिए आर्मी मेडिकल सर्विसेज की प्रथम महिला महानिदेशक डीजी नियुक्त की गई है जनरल साधना सक्सेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साधना सक्सेना का नाम याद रखना आपको, जनरल साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विसेज की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। अगला देखिए प्रीति सूदन। तो ये जो है लोक सेवा आयोग की नवीनतम अध्यक्ष है, यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है प्रीति सूदन। राजिंदर खन्ना भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडिशनल एनएसए के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजिंदर खन्ना। राकेश कुमार कौन है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किए गए हैं राकेश कुमार। ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, तीर अंदाजी खेल से संबंधित है राकेश कुमार को। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व्यक्ति हैं। अब इसके बाद देखिए इस बुक में दिया गया है वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी। तो विश्व स्तर पर जो चर्चित व्यक्ति हैं उन्हें अब दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी को। तो सबसे पहले वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी जो है अभी विश्व स्तर पर चर्चा में रहे हैं अमेरिका यात्रा के दौरान। तो इन्होंने जो है 21 से 13 सितंबर के मध्य जो है अमेरिका यात्रा किया है। वर्ष 2024 में अमेरिका में चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत अमेरिकी संबंधों के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो चुनाव के पश्चात क्या क्या निर्णय लिए गए हैं भारत अमेरिका के संबंधों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, भारत को प्राप्त पूरा अवशेष वस्तुएं। तो भारत को जो है अमेरिका में स्थित बहुत सारे पूरा अवशेष वस्तुओं को जो है भारत को वापस किया गया है। तो देख लीजिए क्या क्या वहां से प्राप्त हुआ है। तो अमेरिका से भारत को 297 प्राचीन धरोहर वस्तुएं वापस की गई है। यह पूरा अवशेष वस्तुएं तस्करी व चोरी से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लाई गई थी। तो उन वस्तुओं को जो है ढूंढ के जो है अमेरिका द्वारा भारत को वापस किया गया है। वर्ष 2016 से अब तक अमेरिका से प्राप्त भारत को सांस्कृतिक कलाकृति पूरा अवशेष की कुल संख्या जो है 578 हो गए हैं। तो अब तक के जो है 2016 से अब तक के में 578 पुरातात्विक वस्तुएं को जो है भारत ने अमेरिका से वापस ले लिया है। अब आगे देखिए नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो कौन सा सम्मेलन है वह? समिट ऑफ द फ्यूचर। तो समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 यह 22 से 23 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था। न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। इसके आयोजनकर्ता थे यूएनजीए। तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा आयोजन किया गया था समिट ऑफ द फ्यूचर। मुख्य विषय इसमें था बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। तो बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान मुख्य विषय था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य गंभीर चुनौतियों के दौर में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के वैश्विक सहयोग को मजबूत करना था। ठीक, तो ये हो गया पहला इनका जाने का प्रमुख उद्देश्य। अब दूसरा देखिए 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2024। तो यह जो है 21 सितंबर को आयोजित किया गया था विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। तो अमेरिका के विल्मिंगटन शहर में जो है आयोजित किया गया था 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन 21 सितंबर 2024 को।
छठवां शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 भारत में निर्धारित किया गया था। तो देखिए यह जो है 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला था भारत में, परंतु मेजबानी को अमेरिका के साथ बदल दिया गया था, एक्सचेंज कर दिया गया था। अर्थात ये छठवें क्रम का शिखर सम्मेलन अमेरिका द्वारा किया गया है और ये सातवें क्रम का शिखर सम्मेलन जो अमेरिका में होना तय था वह जो है अब जो है भारत में होगा। तो 2025 में सातवां शिखर सम्मेलन 2025 में भारत में आयोजित किया जाएगा। देखिए यहाँ जो है भारत के बीच समझौता है, भारत अमेरिका रक्षा समझौता हुआ है। तो भारत अमेरिका रक्षा समझौता के अंतर्गत अमेरिका ने 31 MQ 31 MQ 9B सशस्त्र ड्रोन सौदे को अंतिम रूप से दिया है। तो यह एक क्या है, ड्रोन है जिसका नाम क्या है 31 MQ 9B। तो इसे जो है ये ड्रोन है, इसे भारत को दिया गया है सेना के लिए। तो ये अमेरिका द्वारा दिया गया ड्रोन है। चलिए अब आगे हम देखेंगे अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव। ये जो है इस वर्ष का जो है बहुत हॉट टॉपिक होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना है। तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024 से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप हम इसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे। हम पढ़ने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ है उसे। तो चलिए समझिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ है। तो सबसे पहले इनके उम्मीदवार देख लीजिए। दो महत्वपूर्ण पार्टी है अमेरिका में, एक है रिपब्लिकन पार्टी, तो रिपब्लिकन पार्टी है, और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जो है उम्मीदवार रहे और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस इससे पहले जो है राष्ट्रपति रहे हैं वे डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। उनके बाद जो है इस बार कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति थी उन्हें जो है इस बार राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुना गया था। ठीक, तो यहाँ देखिए किन किन पार्टियों द्वारा कितने सीट अर्जित किए गए। तो यहाँ जो है अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं जिसमें 538 सीट है। उस 538 सीट में से 312 सीट डोनाल्ड ट्रंप ने जीते हैं और 226 सीट जो है कमला हैरिस द्वारा जीता गया है। तो देखिए रिपब्लिकन पार्टी का विजय हुआ है। तो रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में। तो ये जो है दूसरे बार राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले जो है 2017 से 21 तक के ट्रंप जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के बुजुर्ग सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हुए हैं। तो यूएसए के बुजुर्ग कहे गए सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। तो इनका क्रम भी याद रखेंगे। अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को बहुमत से हराया है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में यह दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व 2017 से 21 तक के ट्रंप अमेरिका के 45वें क्रम के राष्ट्रपति रह चुके हैं। यह नवीन कार्यकाल 20 जनवरी 2025 में शपथ ग्रहण करेंगे। तो 20 जनवरी से इनका कार्यकाल जो है प्रारंभ होने वाला है। यह अमेरिका में 131 वर्ष बाद कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद दूसरे क्रम में चुनाव जीत दर्ज की है। तो देखिए ये जो है अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने एक चुनाव हारने के बाद जो है दूसरे में क्या किया है, विजय दर्ज किया है। तो 131 साल बाद। इनसे पहले कौन थे, तो 1893 में यही सेम केस जो हुआ था क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड का भी याद रखेंगे आप नाम, इससे भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है क्लीवलैंड का। तो क्लीवलैंड जो है पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या किया था, एक चुनाव हारने के बाद जो है फिर से दूसरे क्रम के राष्ट्रपति बने हैं दूसरा चुनाव जीत के। तो सेम जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है वही सेम जो है क्लीवलैंड के साथ भी हुआ था। तो वो पहले क्रम के थे। ठीक, अब अगला देखिए अमेरिकी इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप 14 वर्ष बाद ऐसे पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल है जिन्हें 270 निर्वाचन मंडल वोट से बहुमत प्राप्त हुआ है। तो 270 क्षेत्रों से बहुमत प्राप्त हुआ है, ऐसे ये प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखिए जेडी विंस। तो जेडी विंस जो है कौन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं जेडी विंस को, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। जेडी विंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा की है कि वे उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी विंस होंगे। तो उपराष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति द्वारा ही घोषणा किया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति को सीनेट अमेरिकी संसद की अध्यक्षता का दायित्व सौंपा जाता है। तो वहां जो संसद है अमेरिका की संसद, उसे सीनेट के नाम से जानते हैं। तो सीनेट के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति। तो जेडी विंस जो है सेनेट के अध्यक्ष होंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस भारत के आंध्र प्रदेश के दामाद है। तो भारत के आंध्र प्रदेश के दामाद है। उनकी पत्नी उषा चिलिकुरी मूलतः आंध्र प्रदेश कृष्णा जिला उयूर की रहने वाली हैं। तो याद रखेंगे जो जेडी विंस है उनकी पत्नी का नाम क्या है, उषा चिलिकुरी, जिनका संबंध आंध्र प्रदेश जैसे है। ठीक, यहाँ जो है आपको दिया गया है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है उसका पूरा स्टेप दिया गया है। आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। पहले स्टेप में 4 स्टेप में हुआ जाता है ये चुनाव, तो आप इसे एक बार देख के पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं।
कियर स्टारमर। तो कियर स्टारमर कौन है? जुलाई 2024 में लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पद धारण किया है। तो ये जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सुनक। तो ऋषि सुनक जो है इनसे पहले प्रधानमंत्री थे भारतीय मूल के। तो उनके पार्टी हार गया है, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, वो हार चुका है। इसलिए लेबर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कियर स्टारमर, ये जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस वर्ष लेबर पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स में 411 सीट हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। ब्रिटेन में संपन्न आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार के पश्चात भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऋषि सुनक अब जो है प्रधानमंत्री नहीं है, अब नए प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के लेबर पार्टी के हैं कियर स्टारमर। ठीक, याद रखेंगे, इनके पार्टी को नाम भी याद रखना है आपको, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लॉडिया शिनबाम, तो ये है मेक्सिको की राष्ट्रपति। तो क्लॉडिया शिनबाम मेक्सिको की राष्ट्रपति है। मेक्सिको को 200 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में प्रथम महिला राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त हुआ है। तो मेक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति है क्लॉडिया शिनबाम। तो इनका नाम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह जो है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लॉडिया शिनबाम द्वारा अक्टूबर 2024 में शपथ ग्रहण का कार्यभार संभाला है। अगला देखिए श्रीलंका में नवीन प्रतिनिधित्व। तो श्रीलंका में भी आप देखिए कौन कौन जो है नए प्रतिनिधित्व देखने को मिले हैं। आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका में नागरिक विद्रोह के राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, जिसके पश्चात इस राष्ट्र में वामपंथी झुकाव वाले पीपल्स पावर गठबंधन के नेतृत्व में नए राष्ट्र प्रमुख के प्रतिनिधित्व दिया गया है। वर्तमान श्रीलंका के राष्ट्र प्रमुख में देखिए अभी राष्ट्रपति है, अभी वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायके हैं। और अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया जो है प्रधानमंत्री और अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति हैं। तो इन दोनों का नाम याद रखना है आपको। अब अगला देखिए मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के 5 नियमित क्रम की प्रधानमंत्री व अवामी लीग राजनीतिक दल के संबंध में शेख हसीना को बांग्लादेश की जनता के विरोध व व्यापक हिंसा के कारण 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। तो देखिए शेख हसीना को जो है देश छोड़ना पड़ गया है। शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के पश्चात प्रदर्शनकारी समूह के अंतरिम सरकार के नेतृत्व हेतु मोहम्मद यूनुस का चयन किया गया है। तो मोहम्मद यूनुस को जो है अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए चुना गया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार परिषद में 16 सदस्यों को शामिल किया गया है। मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 में शांति का नोबेल सम्मान प्राप्त हुआ था। तो 2006 का शांति का नोबेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को प्राप्त हुआ था। इन्हें ही जो है अभी अंतरिम सरकार के लिए प्रधान सलाहकार चुना गया है। बांग्लादेश में इन्हें ग्रामीणों का बैंकर कहा जाता है, बांग्लादेश में। ठीक, तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है मोहम्मद यूनुस, इन्हें बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रधान सलाहकार चुना गया है। अगला देखिए केवन पारेख यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल का मुख्य वित्तीय अधिकारी अर्थात चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो केवन पारेख ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? एप्पल का चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अब अगला देखिए जय शाह, तो शाह भाई भी चर्चा में है। आईसीसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं जय शाह को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अब तक के सबसे कम आयु के चेयरमैन बनने का गौरव प्राप्त हुआ है इन्हें। इस पद हेतु जय शाह के विरुद्ध किसी अन्य उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया, जिससे वे निर्विरोध चुने गए हैं। वर्तमान में जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के सचिव भी हैं। तो ठीक, तो आईसीसीआई के चेयरमैन हो गए और बीसीसीआई के सचिव भी हैं जय शाह। अगर देखिए शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास 25वें क्रम के आरबीआई गवर्नर हैं। इन्हें जो है अभी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के शक्तिकांत दास पूर्व आरबीआई गवर्नर को विश्व के शीर्ष 3 केंद्रीय बैंकर की सूची में शामिल किया गया है। तो विश्व के 3 शीर्ष केंद्रीय बैंकर की सूची में तीसरे स्थान दिया गया है शक्तिकांत दास जी को। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब भारत के शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड दिया गया है। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर पद पर 10 दिसंबर 2024 तक के सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये जो है 25वें क्रम के गवर्नर रहे हैं। उनके बाद इन्हें जो है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 में 3 केंद्रीय बैंकर सूची में रखा गया है, शीर्ष तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला चर्चित व्यक्ति कौन है? प्रबोवो सुबियांटो भारत सरकार द्वारा इंडोनेशिया के नवीन राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने हेतु वार्ता की है। तो देखिए ये जो है कौन है? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं प्रबोवो
सुबियांटो। इन्हें हमारे गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है 2025 में, वहां के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जा रहे हैं प्रूबोवो सुबियांटो को। यह जो है 2025 के गणतंत्र दिवस के लिए है और 2024 के गणतंत्र दिवस के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। इम्यूनल मैक्रो को जो है क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था इम्यूनल मैक्रो को। अगला देखिए आशीष खन्ना। तो आशीष खन्ना जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISR के नवीन महासचिव नियुक्त किए गए हैं। नवीन महासचिव यह मार्च 2025 में अपना कार्यभार संभालेंगे। यह पूर्व महासचिव अजय माथुर का स्थान लेंगे। तो इनसे पहले जो है ISA के महासचिव थे अजय माथुर, अभी जो नए बनेंगे आशीष खन्ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में भी भारत जो है इस बार फिर से चुना गया है। तो भारत फिर से इस बार जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यहाँ महासचिव के रूप में इन्हें अजय माथुर के स्थान लेंगे आशीष खन्ना। अगला देखिए क्रिस्टलिन जॉर्जिवा। तो क्रिस्टलिन जॉर्जिवा बुल्गारिया की क्रिस्टलिन जॉर्जिवा लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंधक निदेशक MD पद पर निर्वाचित की गई है। तो ये क्रिस्टिना जॉर्जिवा पहले से ही आपकी चर्चे में है, IMF की जो है दूसरी प्रबंधक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका नवीनतम कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा। तो ये लगातार दूसरी बार जो है IMF की प्रबंधक निदेशक के रूप में निर्वाचित की गई है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। तो ये है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रमुख व्यक्तित्वों को देख लिए हमने। अब अगला टॉपिक है चर्चित स्थल। तो देखिए चर्चित स्थल भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। तो इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक एक टॉपिक जो है एक एक वीडियो में कवर करते जाते हैं। कुछ छोटा टॉपिक रहेगा उसे जो है दो टॉपिक को एक वीडियो में भी ले लेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इससे पहले के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वहां पूरा छत्तीसगढ़ को कंप्लीट करा दिया गया है। आप उसके बाद जो है भारत के भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।